गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस, ए डेस्टिनेशन फॉर ए बेस्ट एजुकेशन। आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अपना वो था आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व का जो क्लासिफिकेशन था वो हमने कर लिया था कंप्लीट। क्लासिफिकेशन के अंदर 3 प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन किया था उसका, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपका जो पोषक तत्व है उनकी पादपों में भूमिका देखेंगे कि कौन सा पोषक तत्व है, किस प्रकार पादप में सहायक होता है, कौन कौन से कार्य करता है और किस प्रकार से कितनी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साथ हम देखेंगे कि जब पौधे में इसकी कमी हो जाती है तो लक्षण कौन सी जगह पर उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से लक्षण उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं और उनकी पूर्ति के लिए हमें किस प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन। सबसे पहले नाइट्रोजन एन नाइट्रोजन। सबसे पहले तो हम नाइट्रोजन की बात करें तो पादप में शुष्क भार के अनुसार, यदि शुष्क भार के अनुसार देखें तो पादप की जो मात्रा होती है, पादप में नाइट्रोजन की मात्रा किसके अनुसार, शुष्क भार के अनुसार। मात्रा 1 से 5%, 1 से 5% नाइट्रोजन पाई जाती है। जैसे मान लो 100 किलोग्राम का पौधा है कोई, उसमें 1 किलोग्राम नाइट्रोजन होगी, 1 से 5 किलोग्राम तक नाइट्रोजन पाई जा सकती है। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक पौधा लिया बड़ा सारा, उसको सुखा लिया। सुखाने के बाद में उसके अंदर हमने देखा कि उसके अंदर जो नाइट्रोजन का प्रतिशत भाग होगा वो कितना होगा, 1 से 5% तक पौधे में इसकी मात्रा पाई जाती है। अब आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसे सभी पादप धनायन और ऋणायन दोनों के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन के रूप में NH4+ अमोनिया के रूप में भी ग्रहण करते हैं और नाइट्रेट के रूप में भी ग्रहण करते हैं। तो ये तो क्या हो गया, अमोनिया और ये क्या हो गया, नाइट्रेट। ये नाइट्रेटिक फॉर्म हो गई और ये कौन सी हो गई, अमोनिया फॉर्म। इसलिए यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों के रूप में ग्रहण किया जाता है। सब पोषक तत्व कौन सा है, ये जेट 2020 में आया था आपका। जेट 2020 में जो क्वेश्चन आया है वो कौन सा है कि ऐसा पोषक तत्व है जो पौधे धनायन और ऋणायन दोनों के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन था नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, पोटास था और सल्फर था। तो आप यहाँ पर क्या ऑप्शन लगाओगे, यहाँ पर नाइट्रोजन वाला सही रहेगा हमारा, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, प्रोटीन होता है या फास्फेटिक जो अम्ल होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पादपों में एमिनो अम्ल पाए जा रहे हैं तो न्यूक्लिक अम्ल, DNA, RNA भी पाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन किसका अवयव होता है, प्रोटीन, एमिनो अम्लों, प्रोटीन एमिनो अम्लों का क्या होता है, प्रमुख अवयव होता है। क्या होता है, अवयव होता है। और अवयव होता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इनका निर्माण करेगा। क्या करेगा, निर्माण करेगा। अब यदि हम सामान्य रूप से और चीजें देखें कि नाइट्रोजन क्या करता है, पादप में सरसता पहुंचाता है, पादप में सरसता उत्पन्न करता है। क्या करता है, सरसता उत्पन्न करता है। पादपों में क्या करता है, सरसता उत्पन्न करता है। यहाँ पर कौन, नाइट्रोजन। क्लियर है। नाइट्रोजन पादप में
पादप में चारे व दाने के अनुपात को कम करता है। कैसे? देखो, ये क्या करता है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करता है, वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है। अब वानस्पतिक वृद्धि बढ़ेगी तो चारे की मात्रा बढ़ेगी, इससे अनाज की मात्रा तो बढ़ने वाली है नहीं। अब यहाँ पर वानस्पतिक वृद्धि बढ़ेगी तो चारे की मात्रा बढ़ेगी और दाने की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, चारे की मात्रा बढ़ने से यहाँ पर चारे की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, दाने की मात्रा कम हो जाएगी। तो अनुपात को क्या करेगा, कम करेगा। क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है ये पादपों में प्रोटीन निर्माण, एमिनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है। इसके साथ साथ ये क्या होता है कि आपकी जो वृद्धि होती है पादप की वृद्धि में सहायक होता है। क्या होता है, वृद्धि में सहायक होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सहायक होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि तो आपने देखा होगा कि जैसे आपके खेत होते हैं तो उनमें जैसे यूरिया डाला जाता है तो आपको तुरंत प्रभाव पता चल जाता है कि किस प्रकार से नाइट्रोजन का कितना जल्दी प्रभाव उसके अंदर पादपों में उत्पन्न हुआ है। ठीक है। अब देखो, ये तो हो गई क्या, नाइट्रोजन की लाभ हो गए। यहाँ पर कह सकते हो कि शुष्क भार के अनुसार मात्रा 1 से 5% होती है। ये अमोनिया और नाइट्रेट दोनों की फॉर्म में पूछा जाता है। और नाइट्रोजन है जो प्रोटीन निर्माण और एमिनो अम्लों का प्रमुख अवयव होता है। और इसके साथ साथ पादपों में सरसता उत्पन्न करता है। जो नाइट्रोजन होता है वो सरसता उत्पन्न करता है। नाइट्रोजन पादपों में चारे और दाने के अनुपात को क्या करता है, कम करता है। और ये वृद्धि में सहायक होता है। ये तो सारी चीज़ें हो गई नाइट्रोजन की उपस्थिति, मतलब नाइट्रोजन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इसके बाद में यदि इसकी अधिकता हो जाए या कमी हो जाए तो कमी के कारण उत्पन्न लक्षण। अब कमी के कारण क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, देखो। यदि यहां पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और कमी होने के कारण यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, देखो, पादपों में सरसता समाप्त हो जाती है। तो क्या हो जाती है, सरसता समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, सरसता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि नाइट्रोजन की कमी का प्रमुख लक्षण होगा, वो जाएगा हरिमहीनता। और कौन सी पत्तियों में, पादप के कौन से भाग में दिखाई देंगे, ये नीचे वाली पत्तियों में दिखाई देते हैं। जो लक्षण होते हैं पादप की कमी के लक्षण, वो कौन सी पत्तियों में, नीचे की पत्तियों में, नीचे की पत्तियों में लक्षण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, नीचे की पत्तियों में लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है। कमी के कारण उत्पन्न लक्षण, सरसता समाप्त हो जाती है सबसे पहले। हरिमीनता कौन सी जगह दिखाई देगी, पादप की जो नीचे वाली पत्तियां होती है वहां पर ये दिखाई देती हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि यदि इसकी कमी होती है तो जो फूल गोभी होती है उसके अंदर बटनिंग रोग हो जाता है। फूल गोभी में बटनिंग उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, बटनिंग उत्पन्न हो जाती है। मतलब फूल गोभी में बटनिंग रोग उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण, कमी के कारण। ठीक है। इसके अलावा पादपों में भूका रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग रे, भूका रोग। यहां पर मैं लिख देता हूं, चलो। भूका रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, भूका रोग उत्पन्न हो जाता है।
कौन सा रोग रे? भूखा रोग। मतलब इसके कारण ऐसे लगता है कि पादप में पानी की पोषक तत्वों की पूर्ति तो हो गई है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन, केवल एकमात्र नाइट्रोजन की कमी के कारण ऐसा लगता है कि पादप को क्या है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब भूख लग रही होती है तो आपका शरीर कैसा हो जाता है, ऐसे कमज़ोर सा दिखने लगता है। ठीक है, तो इससे भूखा रोग भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी अधिकता के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते हैं यहाँ पर। तो अधिकता के कारण यहाँ पर जो फूल गोभी होती है, फूल गोभी में क्या हो जाता है, होलो स्टेम उत्पन्न हो जाता है। तो फूल गोभी में क्या हो जाता है, होलो स्टेम रोग उत्पन्न हो जाता है। होलो स्टेम का मतलब तना क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। और यहाँ पर फूल गोभी में कमी के कारण तो क्या हो जाता है, यहाँ पर बटनिंग रोग उत्पन्न होता है फूल गोभी में, और यहाँ पर अधिकता के कारण फूल गोभी में होलो स्टेम रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो रोग उत्पन्न होते हैं यहाँ पर कमी के कारण। इसके अलावा सरसता समाप्त हो जाती है कमी के कारण, और हरिमीनता उत्पन्न हो जाती है, और वो भी कौन सी पत्तियों में, नीचे वाली पत्तियों में हरिमीनता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं फास्फोरस। अगला जो पोषक तत्व है वो है फास्फोरस। इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को पीछे लेकर भी आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नाइट्रोजन के बाद में आता है फास्फोरस, इसका सिंबल P, और फास्फोरस सबसे पहले दूसरा पोषक तत्व है। सबसे पहले देखते हैं इसकी मात्रा। यहाँ पर फास्फोरस की मात्रा देखें तो शुष्क भार के अनुसार 0.1 से 0.4% इसकी मात्रा पाई जाती है। पादपों के अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है, फास्फोरस की 0.1 से 0.4% इसकी मात्रा पाई जाती है। ये प्रमुख रूप से न्यूक्लिक अम्ल का अवयव होता है, प्रमुख अवयव होता है ये। ठीक है, अब न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए व आरएनए आता है, तो डीएनए आरएनए का प्रमुख अवयव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो पादप की जड़ें होती है, जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है। किसकी वृद्धि में सहायक होता है, जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है। किसकी वृद्धि में सहायक होता है रे, जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल का अवयव हो गया, जड़ों की वृद्धि में सहायक हो गया। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो दलहनी कुल की फसलें होती है, दलहनी फसलें, अब दलहनी फसलें होती है उनमें जड़ें होती है, और जड़ों में क्या पाई जाती है, राइजोबियम गांठें। तो गांठों के निर्माण में सहायक क्या है, गांठों के निर्माण में सहायक। अब आपको पता है कि राइजोबियम जो गांठें होती है वो दलहनी कुल की जड़ों, जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। तो दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों के निर्माण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दाने और भूसे के अनुपात को क्या करता है, ये कम करता है। दाने भूसे या चारे के अनुपात को, भूसा और चारा, दाने चारे के अनुपात को कम करता है। इसके साथ साथ ये दानों में चमक बढ़ाता है, दानों में चमक बढ़ाता है। क्या करता है, दानों में चमक बढ़ाता है। देखो न्यूक्लिक अम्ल निर्माण में न्यूक्लिक अम्ल का प्रमुख अवयव है, जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है। दलहनी फसलें होती है उनके जो जड़ें होती है उनमें गांठ निर्माण में सहायक होता है। और इसके बाद में
यहाँ पर ये क्या करता है, दाने और चारे के अनुपात को कम करता है और दाने में चमक बढ़ाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो फास्फोरस होता है ये एक स्पेशल कार्य और करता है। इस पोषक तत्वों को जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस को क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा के निर्माण और स्थानांतरण में प्रमुख रूप से सहायक होता है। क्या होता है, प्रमुख रूप से सहायक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कमी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। कमी के लक्षण, अब पादप में कमी के लक्षण, सबसे पहले तो ये ज्यादा गतिशील है, कम गतिशील है, मध्यम गतिशील है, किस प्रकार का है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, अधिक गतिशील है। और अधिक गतिशील होने के साथ इसके लक्षण कहाँ पे दिखाई देंगे आपको, नीचे की पत्तियों में, नीचे की पत्तियों में लक्षण। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है किसी पोषक तत्व का नाम देकर, और पूछा जा सकता है कि इस पोषक तत्व के जो लक्षण होंगे वो कौन से भाग में उत्पन्न होते हैं, तो नीचे की पत्तियों में लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो कमी होती है, और कमी के कारण क्या होता है कि पत्तियां जो होती है वो हंसियाकार हो जाती है। पत्तियां, इसकी प्रमुख जो कमी है, पत्तियां हंसियाकार हो जाती है। आपकी पत्तियां कैसी हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है रे, हंसियाकार पत्तियां हो जाती है। इसके अलावा इसको की ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, की ऑफ लाइफ कहा जाता है, की ऑफ लाइफ, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पर ऊर्जा के स्थानांतरण में भी सहायक होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, की ऑफ लाइफ कहा जाता है। किसको, फास्फोरस को, फास्फोरस को क्या कहा जाता है, की ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो है, इसकी कमी के कारण जो दाने होते हैं वो दानों में क्या हो जाती है, दानों में चमक कम हो जाती है, चमक कम हो जाती है, कम हो जाती है, दानों में क्या हो जाती है, चमक कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के कमी के लक्षण उत्पन्न होते हैं, और इसके द्वारा इस प्रकार से क्या होते हैं, ये प्रमुख रूप से पौधे में इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फास्फोरस। इसके बाद में हम देखते हैं अगला पोषक तत्व है, और अगला पोषक तत्व जो आता है वो कौन सा है आपका, पोटास। पोटास तीसरा पोषक तत्व है, पोटास। और पोटास पादपों में किस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार से भागीदारी निभाएगा, ये हम देखते हैं कि कौन कौन से लाभ होते हैं और इसकी कमी के कारण कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर के पोटास, पोटास जो है इसके उपनाम है, उपनाम जैसे रूट बूस्टर, रूट बूस्टर, प्रोटीन बिल्डर, प्रोटीन बिल्डर, और इसके अलावा ट्रैफिक मैन या ट्रैफिक पुलिस कह सकते हो, ट्रैफिक पुलिस या कह सकते हो ट्रैफिक मैन कह सकते हो। तो यहाँ पर इसके इतने नाम हैं, कौन कौन से देखो, रूट बूस्टर, प्रोटीन बिल्डर, ट्रैफिक पुलिस, ये क्या है, इसके उपनाम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पोटास होता है, तो आपने 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर कि सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा क्या होता है, जो रंध्र होते हैं वो क्या होते हैं, खुल जाते हैं, और क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, रंध्र नियमन का कार्य करता है, रंध्र नियमन का कार्य करता है, कार्य करता है। कौन, पोटास। कौन रे, पोटास, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम का मुख्य अवयव होता है पंप का। तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है,
यही कार्य करता है कि रंध्रों का नियमन करता है। रंध्रों को किस समय खोलना है, कितनी मात्रा में खोलना है। यदि पादप के पास जल की मात्रा कम हो गई है तो उस समय क्या करना है, रंध्रों को बंद करना है। और उसके बाद में क्या करना है, वापस से क्या करना है, जैसे ही जल की मात्रा बढ़े, नमी अधिक हो जाए तो उस समय रंध्रों को खोलना है। कौन सी क्रियाएं कब करनी है, ये सारी क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको कि वाष्पोत्सर्जन की दर को नियमित करता है या नियंत्रित करता है, नियमित करता है। ठीक है, नियमित करता है किसको, वाष्पोत्सर्जन की दर को नियमित करता है। यदि वाष्पोत्सर्जन की दर को नियमित कर सकता है तो ये क्या कर सकता है, सूखे से पादप को बचा सकता है, नहीं बचा सकता, तो बचा सकता है। तो ये सूखे से पादप को बचा सकता है, सूखे से पादप की रक्षा करता है। सूखे से पादप की क्या करता है, रक्षा करता है, बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही पादप के पास जल की कमी होती है, रंध्रों को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो पाए और जिससे क्या होता है, यहाँ पर ये क्या करता है, पादप को उस समय सूखे से बचा लेता है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, जो पादप शरीर होता है उसमें दृढ़ता उत्पन्न करने का कार्य करता है। क्या करता है, दृढ़ता उत्पन्न करने का कार्य करता है। देखो जैसे मान लो आपके परिवार में, आपके आसपास, या आप पहले छोटे थे, तो उस समय आपने देखा होगा कि आपके अंदर बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते थे। जैसे बुखार हो जाती थी, सिर दर्द होने लगता था, पेट दर्द, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे कभी मलेरिया हो गया, कभी क्या हो गया, कभी बुखार होने लग गई, कभी क्या हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते रहते थे, कभी जुकाम लग जाती थी। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो गए तो अब क्या आप में उतने रोग उत्पन्न हो रहे हैं, नहीं, उतने रोग उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। क्योंकि आप जब छोटे थे तो एक तो पहली बात तो वहाँ पर क्या थी, आपकी जो क्षमता थी, प्रतिरोध क्षमता थी, रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, वो क्या थी, कम थी। इसके साथ साथ आपका शरीर कैसा था, कोमल था। तो वहाँ पर क्या है, आपके अंदर रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं ज़्यादा थी। और अब क्या हो गया, आपका शरीर थोड़ा सख्त हो गया है, मजबूत हो गया है, इस वातावरणीय थपेड़ों को सहन करने योग्य हो गया है। तो इस वजह से आज आप क्या होते हो, बहुत कम बीमार होते हो, जबकि आप छोटे थे तब बहुत ज़्यादा बीमार हुआ करते थे। अरे होते थे, नहीं होते थे। तो यहाँ पर ये क्या करता है, सूखे से पादपों की रक्षा करता है, वाष्पोत्सर्जन को। तो यहाँ पर ये क्या करता है, पादपों में दृढ़ता उत्पन्न करने का कार्य करता है। इस कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है या बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, रंध्र नियमन का कार्य करता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को नियमित करता है, सूखे से पादपों को बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। और इसके अलावा शर्करा निर्माण और स्थानांतरण का कार्य भी करता है। यहाँ पर आपका नाम आया है रूट बूस्टर, शुगर ट्रांसलोकेटर भी है इसका नाम, ठीक है, शुगर ट्रांसलोकेटर भी इसका नाम है, यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है शर्करा निर्माण व स्थानांतरण में भी सहायक होता है, स्थानांतरण में भी सहायक होता है, सहायक होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर जो पोटास होता है, ये और क्या कार्य करता है पादप में। यहाँ पर ये जो होता है, जैसे आपने देखा होगा सोडियम के प्लस और पोटेशियम और सोडियम पंप, तो Na+, यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, ये आयन होते हैं। तो आयन विनिमय क्षमता रखता है, ये आयनों के स्थानांतरण में सहायक होता है। या फिर आप इसको एक चीज और कह सकते हो यहाँ पर कि आयनों के विनिमय में सहायक होता है। आयन स्थानांतरण या विनिमय एक ही बात है, आयनों के स्थानांतरण या विनिमय में सहायक होता है, विनिमय में सहायक होता है, सहायक होता है। कौन,
आपका पोटास। ठीक है, ये तो हो गए इसके कार्य, क्या हो गए, कार्य हो गए। इसके बाद में कमी के लक्षण, किसके लक्षण रहे, कमी के लक्षण। अब कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। कमी के जो प्रथम लक्षण आता है वो आता है कि इसकी पत्तियां क्या हो जाती है, छोटी रह जाती है। पत्तियां क्या हो जाती है, पत्तियां छोटी व वृद्धि करना बंद कर देती है, वृद्धि करना बंद कर देती है, बंद कर देती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि पत्तियां छोटी रह जाती है और वृद्धि करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। इसके अलावा नेक्रोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है उत्तक मरना, उत्तकों का मरना, उत्तकों का मरना रोग उत्पन्न हो जाता है, नेक्रोसिस उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं, देखो पत्तियां छोटी वृद्धि करना बंद कर देती है, नेक्रोसिस रोग हो जाता है। और इसके अलावा हम देखें तो इसके कारण जो इसका जो पोषक तत्व है पोटास है, इसे हिडन हंगर भी कहते हैं, हिडन हंगर या हंगरी हंगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी कमी के कारण, इसकी कमी के कारण हिडन हंगर मतलब ऐसी भूख जो छुपी हुई होती है, ऐसी भूख जो छुपी हुई होती है तो इसके कारण उत्पन्न होती है। तो हिडन हंगर रोग उत्पन्न होने वाले पोषक तत्व कौन सा है, पोटास है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पोषक तत्व हो गए आपके, 3 पोषक तत्व कंप्लीट हो गए। चलो अब चौथे के ऊपर चलते हैं। अब आता है आपका कैल्शियम। और कैल्शियम के बारे में आप जानते ही हो कि कैल्शियम क्या क्या कार्य करता है। देखो, एक तो क्या करता है कैल्शियम, कैल्शियम पादपों में कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। क्या करता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। अब कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक है तो कोशिका विभाजन होगा तो उस समय भी क्या होगा, ये काम में आएगा। क्योंकि ये आपको पता है कि जो पादप होते हैं उनमें आपकी प्लेट विधि के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम वो किस प्रकार से कार्य करता है। देखो कैल्शियम, कैल्शियम कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। किसके भित्ति के निर्माण में, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है, भित्ति के निर्माण में। यदि आप कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक है तो यहाँ पर कोशिका विभाजन में सहायक होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। किसमें, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पर कोशिका विभाजन के साथ साथ यहाँ पर आपका जो ये कैल्शियम है ये फास्फोरस के वहन में सहायक होता है, के वहन में सहायक होता है। मतलब इसको स्थानांतरण करने में वहन में सहायक होता है। किसके वहन में सहायक होता है, फास्फोरस के वहन में सहायक होता है। फास्फोरस को वाहक होता है कह सकते हो। यहाँ पर ये कैल्शियम है पर्णहरित के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में सहायक होता है, आपका पर्णहरित के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद में यदि आप यहाँ पर, ये तो हो गए इसके कार्य, कितने कार्य हो गए, 4 इसके प्रमुख कार्य होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसकी कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, क्या ये पादपों में गतिशील होता है,
कैल्शियम और बोरोन एकमात्र ऐसे पोषक तत्व जो पादपों में गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं, और गतिशील अवस्था में होने की वजह से इसके लक्षण कहाँ पे, शीर्षस्थ कलिका में दिखाई देते हैं, शीर्षस्थ कलिका में दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो शीर्षस्थ जो कलिका होती है उसके अंदर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, थोड़ी सी इंक डाल ले, फिर आगे बताते हैं आपको। अब देखो ये किसके निर्माण में, यहाँ पर शीर्षस्थ कलिका में इसके लक्षण दिखाई देंगे। किस में दिखाई देंगे रे, शीर्षस्थ कलिका में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और इसके अलावा इसके जो लक्षण होते हैं वो कहाँ पे दिखाई देते हैं, देखो अब शीर्षस्थ कलिका में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो शीर्षस्थ कलिका कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी। ठीक है, तो इसे टिप हुकिंग रोग उत्पन्न होता है, टिप हुकिंग रोग। टिप का मतलब शीर्ष वाले, शीर्षस्थ कलिका क्या हो जाएगी, हुक के रूप में ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में यदि हम देखें तो आपका जो टमाटर होता है, क्या होता है, टमाटर में बाल्सम एंड ब्लॉसम एंड रूट रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा, ब्लॉसम एंड रूट रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जो ये कैल्शियम है इसकी कमी के कारण श्वेत कलिका रोग हो जाता है, श्वेत कलिका रोग उत्पन्न हो जाता है, श्वेत कलिका रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये इस प्रकार से इसके 4 कुछ लक्षण थे कमी के। ठीक है, आपके कितने पोषक तत्व कंप्लीट हो गए, 4 पोषक तत्व कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और आगे के जो पोषक तत्व हैं हम अगली क्लास में आपको लेकर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।